हाँ तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी, ठीक है ना। अभी तक हम लोग स्प्रिंग पढ़ रहे थे, अब ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटी अगर किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो ग्रेविटी के थ्रू वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना। ग्रेविटी तो जानते हो, सिंपल, उतना तो पता होगा। हाँ तो मान लो कि जैसे कोई ब्लॉक का कुछ ऐसा सिचुएशन दे दिया, मतलब ऐसे मान लो कि ऐसे दो पोजीशन ऐसे दे दिए, ठीक है ना। मान लो कि ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं ना, कुछ अलग अलग तरह से हम लेके आ रहे हैं। क्या किया, यहाँ से ब्लॉक यहाँ पे ऊपर में इस पोजीशन से ब्लॉक को क्या किए, डायरेक्टली नीचे की तरफ गिरा दिया, और इसका बीच का जो गैप है वो, मतलब ये दोनों के बीच का जो गैप है, हाइट मान लो, ठीक है ना। ये हाइट कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में, ओके, एच दिया हुआ। तुम ब्लॉक को क्या किए, डायरेक्टली यहाँ पे लेके चले गया, ठीक है ना। ब्लॉक कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे t इक्वल टू 0, यहाँ पे t इक्वल टू 0 को पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे t इक्वल टू t का, ठीक है ना। तो ब्लॉक इस तरह से हम लेके आए, ठीक है ना, एक फर्स्ट पाथ के थ्रू। हो सकता है कि ब्लॉक को हम क्या किए, मतलब कुछ इस तरह से हम लेके आ गए, ठीक है ना। एक इंक्लाइन प्लेन बना दिए हैं, ठीक है ना, ऐसे इंक्लाइन प्लेन बना दिए, और ब्लॉक का क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन से, मतलब ऐसे हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, इस प्लेन से। एंगल कितना बनाया हुआ, थीटा बनाया हुआ। हाइट कितना है, एच है, ओके, समझ में आया। हाइट कितना है, एच है। मान लो कि ऐसा ही कुछ अलग डायग्राम, मान लो कि इस ब्लॉक को हम इस पोजीशन से उठा के कि ऐसे लेके आ जाए, ठीक है ना। इस पाथ के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, कहाँ पे, इस पोजीशन पे, ठीक है ना। t इक्वल टू पे क्या हुआ, इस पाथ के थ्रू हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे तीन तरह का पाथ है। तो तीनों में हम लोग देखते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, तीनों के थ्रू हम लोग सेम हाइट से ग्राउंड पर लेके आ रहे हैं। क्या हुआ, सेम हाइट से। ये तुम्हारा क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से हम लोग ब्लॉक के यहाँ तक लेके आ रहे हैं, बट अलग अलग पाथ से लेके आ रहे हैं। इसमें डायरेक्टली लेके आ रहे हैं, इसमें इंक्लाइन प्लेन है, इसमें एक कर्व पाथ के थ्रू हम लोग ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, किसी ब्लॉक को मतलब ऐसे जैसे यहाँ से लेके आना है, तो ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ लेके आ रहे हैं, नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। कोई दिक्कत, एक को डायरेक्टली छोड़ दिया, एक को क्या किए, ऐसे लेके गया, ठीक है ना। तीन तरह का। तो यहाँ पे हम लोग को वर्क डन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, इसको मान लो कि फर्स्ट केस मान लो, ठीक है ना, इसको सेकंड नंबर केस मान लो, और इसको थर्ड नंबर केस मान लो। ये ब्लॉक का मास सबका mm ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर फर्स्ट पाथ के थ्रू निकालते हैं, फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट सिचुएशन के थ्रू, तो इसमें अगर देखा जाए तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, तो एफ जी इंटू डी एल वैक्टर होता है। तो अगर देखा जाए इसमें, तो इस ब्लॉक में नीचे में एम जी लग रहा होगा ना, सब में नीचे में एम जी लगेगा। उसका प्रॉब्लम है, मधुर का प्रॉब्लम है, मधुर को बोलो रिज्वाइन कर ले, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी यहाँ पे देखा जाए तो डीएल वेक्टर भी इधर की तरफ ही होगा ना, क्योंकि नीचे की तरफ लेके आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एम जी डी एल का लेंथ कितना लेंगे, एच ले लेंगे, और एंगल कितना बनेगा, cos 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कितना हो जाएगा, एम जी एच आएगा नहीं यहाँ पर वर्क डन। सेकेंड में, अगर सेकेंड केस में देखें वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये डीएल वेक्टर तुम लोग को पता है ना, डीएल वेक्टर इधर डिस्प्लेसमेंट है ना। डीएल वेक्टर क्या है, डीएल वेक्टर इधर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ब्लॉक को जब इस सेकेंड केस में अगर ब्लॉक के यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, इस पाथ के थ्रू, तो ये ब्लॉक जब इस पाथ के थ्रू आ रहा है इस पोजीशन पे, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एच ही कर रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ भी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा ना, एफ जी डॉट डी एल वेक्टर होगा कि नहीं, होगा ना। तुम लोग को एक स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन में हम समझाए थे कि तुम मतलब उस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके आओ तो यहाँ तक वर्क डन में सेम ही होने वाला होगा कि नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे तुम्हारा एम जी एम जी कौन से डायरेक्शन में एम जी लग रहा होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो डाउनवर्ड जे कैप ले सकते हो,
और डीएल वेक्टर भी जो होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी क्या होगा, इधर डीएल वेक्टर का जगह पर क्या रख सकते हो, एच जे कैप रख सकते हो, माइनस जे कैप यहाँ पर हो जाएगा। तो डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच माइनस जे कैप हो जाएगा। दोनों का डॉट कितना होगा, कर दोगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एम जी एच बना। यानी कि क्या इस लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा ना, ये तो डिस्टेंस हो गया ना, ये तो डिस्टेंस हो गया ना। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच के क्या होता है, देखते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेवल इतना ही क्या होगा ना, ये बोलो, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल तो इसका इतना ही हुआ होगा ना, कि इससे ज्यादा हुआ होगा। बोलो, अच्छा नहीं समझे तुम लोग, ठीक है ना, ठीक है। एक काम करो, दूसरे तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। चलो मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन के हेल्प से आया, ठीक है। चलो मान लो कि इस पाथ को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि चलो इस पोजीशन तक ले आ गया, ठीक है ना। तो एम जी नीचे की तरफ लगा, ठीक है ना, और ये एंगल कितना बनेगा इधर की तरफ, ये डीएल वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एम जी एफ जी डॉट डीएल वेक्टर होगा, एम जी डीएल दोनों के बीच में एंगल कितना है, कॉस 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, तो एम जी डीएल की जगह पर कितना रखोगे, ये वाला लेंथ रखोगे। तो मान लो ये वाला लेंथ को हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ एल मान लेते हैं फिलहाल टाइम के लिए, कोई दिक्कत, एल मान लेते हैं, यहाँ से लेंथ का एल निकाल लेते हैं उसको। और कॉस थीटा को कितना लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हो। चलो इस एल को निकाल लें हम लोग, ये थीटा अगर दिया हुआ है तो, ये थीटा दिया हुआ तो एल को निकाल सकते हैं। एल का वैल्यू कितना होगा, देखो तो एल का वैल्यू कितना आ सकता है, अगर ये एच पता रहे एच के फॉर्म में, तो अगर एच पता है तो एल कितना हो जाएगा, एच के फॉर्म में। अरे साइन टे लगा लो ना, यहाँ से साइन टे या कॉस टे कुछ तो लगाओ, साइन टे लगाओगे तो क्या होगा, साइन लगाओगे तो कितना होगा, एच बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ से एल इक्वल कितना होगा, एच बाई साइन थीटा हो जाएगा। इतना नहीं निकालने आ रहा तुम लोगों को, तो कितना हो जाएगा, एम जी एच बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन टा साइन से कैंसिल, क्या मिला यहाँ से, एम जी एच मिला कि नहीं, मिला कि नहीं। ऐसे भी वर्क डन कितना हो रहा है, एम जी एच। इस बात के थ्रू भी क्या कितना वर्क डन हो रहा है, इस बात के थ्रू भी अगर वर्क डन देखा है तो कितना मिल रहा है, यहाँ पे एम जी एच मिल रहा है। बोलो कोई दिक्कत, नो, ठीक। अगर इस पाथ के थ्रू देखें, इस पाथ के थ्रू, तो इस पाथ के थ्रू अगर देखें तो हर पॉइंट पे, मान लीजिए कि किसी जनरल पॉइंट पर अगर बात करें तो जनरल पॉइंट पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल होगा ना इसमें। तो मान लो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर हो गया और एम जी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना, एम जी किधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी थर्ड पार्ट अगर देखें तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में देखें, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एलिमेंट्री वाला फॉर्मेट है। तो डी डब्ल्यू जी लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि पहले हम लोग ऐसे लगाएंगे। तो डी डब्ल्यू जी कितना हो जाएगा, एफ जी डॉट डी एल वैक्टर हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, एम जी। हाँ, हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, चेंज होगा, हर पॉइंट पे चेंज होगा। तो तुम सोचो, तो लोगों को याद होगा कि जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे अगर एम जी डी एल लेते हैं, यहाँ पे डी एल लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एम जी और डी एल लेंगे। बोलो एम जी वेक्टर मतलब एफ जी वेक्टर तो रहेगा ना, मान लीजिए कि इसको इंटीग्रेट करते हो, ठीक है ना, मतलब ये डी डब्ल्यू जी निकालते हो तो इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्म रखोगे। ये बताओ एफ जी वेक्टर क्या रहेगा तुम्हारा, कांस्टेंट रहेगा। तो एफ जी वेक्टर को तुम बाहर निकाल दोगे, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे। याद है तुम लोग को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इंटीग्रेट करते थे क्या मिलता था, ये डी एल वेक्टर को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है यहाँ से यहाँ तक ले। ये बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, डिस्प्लेसमेंट यही है ना। याद है तुम लोग को सिखाया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को, बताया था कि जब इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर का करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और जब इंटीग्रेशन मॉड ऑफ डीएल वेक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलता है।
मिलता है कि नहीं, मिलता है ना। तो बताओ एफ जी तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो तो नीचे की तरफ कॉन्स्टेंटली लग रहा है एफ जी वैक्टर। तो हम लोग एफ जी को क्या किए, बाहर निकाल दिए ना। तो बाहर जब निकाल दोगे तो एफ जी कितना है, एम जी जे के माइनस जे कैफ है, बोल सकते हो ना इसे, एम जी माइनस जे कैफ डॉट ए डी एल को जब इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो एच आएगा, एच माइनस जे कैफ नीचे की तरफ, ये दोनों को डॉट कर लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम जी एच आ जाएगा ओवरऑल। क्लियर। एक चीज से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे डीएल यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों नहीं किया है, यहाँ पे कांस्टेंट था इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, बट ये एक्चुअली में इंटीग्रेशन एलिमेंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट लिखने में सुविधा होता है इसलिए हम हर जगह ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ ज़्यादा मत बनेगा। ऐसे देखोगे तो हम लोग क्या कि स्टार्टिंग में नोटेशन जो है ना इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जनरली एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे देख लिए थे उधर पीछे भी, तो इसलिए हम यहाँ पर डी एल लिखने लगे, ठीक है। ऐसे एस वेक्टर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बुक वगैरह में पढ़ोगे तो वहाँ पे एस वेक्टर लिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब लिखेगा ना वर्क डन बाय ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो डायरेक्ट एफ डॉट क्या लिखेगा, एस वेक्टर लिखेगा, और एलिमेंट्री फॉर्मेट में लिखना होगा तो ऐसे लिखेगा डी एस एफ जी डॉट डी एस वेक्टर लिखेगा। तो उससे ज़्यादा पैनिक मत लेना, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या चीज़ सीख रहे हो, यहाँ से ये चीज़ सीख रहे हो कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि तुम कैसे ब्लॉक को ग्राउंड तक लेके जा रहे हो, ठीक है ना। वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि तुम ब्लॉक को ग्राउंड तक किस तरह से लेके जा रहे हो, या ग्राउंड से तुम ऊपर की तरफ किस तरह के सिचुएशन से लेके जा रहे हो। इसे कोई मतलब नहीं है। मतलब मीनिंग है कि तुम कितना हाइट तक लेके जा रहे हो। हाइट तो समझते हो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ग्राउंड से उस पॉइंट तक ले तुम गए, जैसे मान लो कि ब्लॉक को तुम उठा के यहाँ तक लेके आए, यहाँ से वहाँ तक का हाइट बस देख लो, ग्राउंड से वहाँ तक का हाइट देखो परपेंडिकुलर, तो कितना है, एच है। यहाँ भी देखो ब्लॉक को ऐसे लेके आए लेकिन फिर भी एच का हाइट कितना है, एच है ग्राउंड से, है ना। तो एच हाइट है इस पॉइंट तक, जहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हुआ मूव करना, तो एच हाइट तक सब जगह वही है ना। यानी फाइनली क्या हो रहा है, वर्क डन बाय जो ग्रेविटी है वो सिंपली हाइट के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्लियर है आपका, कोई दिक्कत। यानी यहाँ पे हाँ, तो ये कंजर्वेटिव तो लिखवा तो थे कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर, यानी W1 इज इक्वल टू W2 इक्वल टू क्या हो रहा है, W3 हो रहा है ना। W1 हम लोग यहाँ पे क्या लेके चल रहा है, WG1 इक्वल टू WG2 इक्वल टू WG3 इक्वल टू MGH। वर्क डन बाय ग्रेविटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ से क्या होता है, ओनली चाहिए इसको लिखो, लिखाते हैं इस जगह में नहीं आ पाएंगे, यहाँ तक नोट करो, ठीक है। क्लियर, हेलो, हाँ नोट करो इसको। हो गया, चल आगे बढ़े। इसमें इस पोजीशन को ए बोल देना, मतलब सबको ए और इस सारे पोजीशन को बी बोल देना, ठीक है। 9 ठीक है, बता रहे उसका यूज़ थोड़ा आएगा। तो यहाँ से क्या चीज़ सीखे हम लोग, अगर मान चलो कि अगर ब्लॉक को हम लोग फिर से कहाँ लेके चले जाते हैं, फिर से वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ सिर्फ फिर से इनिशियल पोजीशन पर अगर लेके चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा, वर्क डन फिर उतना ही होगा, बस नेगेटिव हो जाएगा ना। इफ ए बॉडी इज ब्राउट टू बैक टू इनिशियल पोजीशन, देन वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी सेम होगा ना, सेम होगा ना, हाँ, बट ओपोजिट होगा, मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव रहेगा वहाँ पे, रहेगा कि नहीं, बोलो, होगा ना ऐसा। अगर मान चले कि यहाँ पर लिखें कि इफ द ब्लॉक brought
बैक टू इनिशियल पोजीशन ए, देन सेम वर्क बोल सकते हो, एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है ना। एनर्जी तो अभी पढ़े नहीं उतना अच्छे से, बट एनर्जी बोल सकते हो। डन सेम वर्क रिलीज यहाँ पे रिलीज इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि नेगेटिव होगा वर्क डन, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सेम वर्क रिलीज बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा क्या होगा, सेम वर्क डन होगा। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्क डन बाई ए से बी अगर देखे थे तो ए से बी तक लाने में कितना हो रहा था, mgh। तो वर्क डन बाई बी से ए कितना हो जाएगा, बोलो, बी से कितना होगा, माइनस mg होगा कि नहीं, बिकॉज mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि वर्क डन बाई ग्रेविटी इन राउंड ट्रिप क्या होगा, राउंड ट्रिप में कितना हो रहा है वर्क डन बाई ग्रेविटी, जीरो हो रहा है ना, यानी वर्क डन बाई ग्रेविटी इन राउंड ट्रिप कितना हो रहा है, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी इन राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि ए से बी फिर बी से ए की तरफ आ जाना, यानी वर्क नेट अगर देखा जाए तो ए से बी हो जाएगा प्लस बी से ए हो जाएगा, तो mgh माइनस mgh कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्लियर। दूसरी पॉइंट ये सबको एक ही साथ लिख लेना, इसके जस्ट नीचे लिखना, ठीक ना, पॉइंट डाल के मत लिखना, ठीक ना। दूसरा बात कि बोल सकते हो कि वर्क डन बाय जो ग्रेविटी है ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट्स। वर्टिकल कंपोनेंट्स के ऊपर सिर्फ डिपेंड करा ना, वर्टिकल कंपोनेंट्स इन द सेंस का मतलब हो गया कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट तो जानते हो ना, वर्टिकल कंपोनेंट्स बोले, वर्टिकल कोऑर्डिनेट पर क्या होगा, डिपेंड करेगा। वर्टिकल कंपोनेंट कोऑर्डिनेट का मतलब होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट, बस उसी के ऊपर डिपेंड करा ना। वर्टिकल तो समझ रहे हो ना, मान लीजिए कि जैसे ये तुम्हारा यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर कुछ बोल दे यहाँ पे, तो वाई यहाँ तक अगर यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि जैसे एक्स एक्सिस मान लो, तो एक्स एक्सिस होगा तो कितना होगा, एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा, मान लो कि 0, ओरिजिन मान लो तो 0,0। यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर देखते हो तो क्या होगा, यहाँ का कुछ एक्स और वाई रहेगा, एक्स और, तो वाई का वैल्यू कितना होगा, एच रखेंगे ना, तो देखो तो, और यहाँ का भी कोऑर्डिनेट देखोगे तो कितना होगा, 0, मान लीजिए कि कुछ x1 ले लो, x1,0 ले लो, x1,0 ले लो, क्योंकि y की वैल्यू 0 है। तो देखो तो यहाँ से भी अगर तुम वर्टिकल कोऑर्डिनेट लेते हो तो कितना होगा, h - 0 h होगा कि नहीं, और यहाँ से भी लेते हो तो कितना होगा, h - 0 h होगा। तो यानी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड, कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, x के ऊपर तो डिपेंड तो नहीं कर रहा ना। तो वही मैं समझा रहा है कि सिर्फ क्या हो रहा है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट या सिंपल सम, बस ध्यान में रखना कि सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाइट तो जानते हो ना, ब्लॉक को ग्राउंड से कितना हाइट पे है, या जैसे भी हो, या नीचे से ऊपर की तरफ ब्लॉक फेंक रहे हो तो कितना हाइट तक जा रहा है, सिंपल। तो बोल सकते हो यहाँ पे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल वर्टिकल कोऑर्डिनेट। मतलब रोक सकते हो ब्रैकेट में हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर सबको, नोट करो, ठीक है। कहाँ से नोट करना, यहाँ से जाना, उधर नोट करके फिर नीचे की तरफ आना, ठीक है। चलो जल्दी करो इसको।
तो किसी ब्लॉक को तुम हॉरिजॉन्टली नहीं क्या बोलते हैं वर्टिकली नहीं मूव कराओगे, हॉरिजॉन्टल मूव कराओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। मान लीजिए इस ब्लॉक को ऐसे सिर्फ मूव करा रहे हो, ऐसे मूव कराओ हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ना। और सिंपल सा दूसरा दिमाग अगर अप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है और एम जी इधर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट और एम जी के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री है, तो cos 90 ऐसा ही जीरो हो गया। तो फिर सिंपल, तो इसलिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिर्फ होगा तो बहुत ऑब्वियस है कि जीरो होगा। ये तुमको ओवरऑल निचोड़ दिया जा रहा है, लेकिन तुमको इसके पीछे का कॉज क्या है, उसके पीछे का कॉज cos 90 थीटा एंगल जो भी देख रहे हो तुम, समझ रहे हो ना, वो सब चीज़ है कि हाँ हॉरिजॉन्टल पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा, सिर्फ वर्टिकल पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एमजी के साथ 90 एंगल बनाएगा हमेशा। जो हॉरिजॉन्टल में अगर डिस्प्ले, जैसे मान लीजिए ब्लॉक को तुम लेके आ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो, तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कितना हुआ, इतना हुआ ना, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इतना, अब वर्टिकल में इतना, सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड किया, हॉरिजॉन्टल पर डिपेंड नहीं कर रहा, सिंपल। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस एम के साथ कितना एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर। आज जब भी फोर्स किसी डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है तो ऑब्वियस है वर्क डन कितना मिलता है हम लोगों को, जीरो मिलता है। क्लियर, नोट डाउन करो। अगर किसी ब्लॉक को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड मतलब कि थ्रो कर देते हैं, जैसे ग्राउंड से, यहाँ से किसी ब्लॉक को क्या किए, ऐसे भेज दिए ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी, मान लो इधर कहीं जा रहा है, मतलब यहाँ तक ले पहुँचा, ठीक है ना, हाइट कितना तक पहुँचा, एज तक ले, तो इस समय जो वर्क डन मिलेगा, क्या मिलेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, माइनस एम जी एच हो जाएगा ना, माइनस एम जी एच हो जाएगा सिंपल। हाइट कितना गया, एच हाइट तक ले। अगर हो सकता है कि ऐसा ही कुछ इंक्लाइन प्लेन वाला दे दें हम, सिंपल क्या, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड हम फेंक दिए ऐसे, ठीक है ना, ऐसे यू वेलोसिटी से मान लें यहाँ से फेंक दी, तो यहाँ भी एच, इसका हाइट कितना हो गया, एच हो गया, तो एच हो गया तो फिर क्या होगा, ये भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना, ऊपर वाला कैसे ही लेंगे हम लोग, बोल सकते हो, बोल सकते हो इसको, तो इसको भी ऊपर की तरफ ही जा रहा होगा, तो इसमें भी अगर वर्क डन के बारे में बात करें तो यहाँ भी वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एच हो जाएगा, होगा कि नहीं, माइनस एम जी, बोलो होगा कि नहीं, यानी अपवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, इन अपवर्ड मोशन वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इन अपवर्ड मोशन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। क्लियर, बोलो हो भी नहीं, यानी किसी बॉडी का अगर ऊपर की तरफ फेंकोगे तो सिंपल बस ध्यान में रखना, इसके बाद से इतना एनालिसिस मत करना, सिंपल एम जी एच लिखना, माइनस एम जी एच ऊपर की तरफ जाएगा तो, ठीक है ना, नोट डाउन करो जल्दी इसको, डाउनवर्ड के लिए बस इसी को रिवर्स कर देना है। मुश्किल क्लास में नहीं आई है ना,
हो गया, लिख लिया। क्लियर, आगे बढ़े। इफ द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड अगर फेंकोगे तो नीचे में इधर से मान चले कि इधर से ये वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, यहाँ पे आया, कितना हो गया, ये हो गया, मतलब गिरने से पहले ये साइड से आया, फिर इधर से मान चले कि ब्लॉक हम ऊपर से ऐसे फिसला दिए, तो भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। सिर्फ वर्क में ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि एम जी नीचे, सब में एम जी क्या होगा, एम जी नीचे लग जाएगा, लगेगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्क डन के भाई वर्क इन क्या होगा, इन डाउनवर्ड मोशन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, ठीक है ना। नोट डाउन करो इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बड़ा इंसान है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी वर्क डन बाय क्या, फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में दो टाइप्स के फ्रिक्शन हम लोग पढ़े थे, एक स्टैटिक एक काइनेटिक। लिमिटिंग तो था, तो डिसाइड करता था ना, बस देखते थे कि हाँ कब स्टैटिक लगेगा कब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, यही था लिमिटिंग फ्रिक्शन का काम। दो टाइप्स का था। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय स्टैटिक्स फ्रिक्शन। तो पता तो है ना स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है, मतलब कैसे बिहेवियर होता है, कब मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और कब नहीं लगता है, सब पता है कि नहीं, पढ़ाया तो गया था एनएलएम में, बताया गया था ना, कब स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक ले किसी बॉडी में लगता है, क्या कंडीशन होता है उसका। किसी बॉडी को क्या, हाँ, जब स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ से लगता है, कहते हैं बताया गया था कि जब एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा रहे, देन उस टाइम तक ले क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। बताया गया था ही ना कि कोई भी ब्लॉक अगर होता है, उसको कोई बॉडी ग्राउंड पर रख दिया गया, तो इधर इसे एफ एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, तो अगर ये एफ एक्सटर्नल जो फोर्स होगा अगर ये लेस देन होगा, लेस देन कहाँ तक ले, एफ लिमिटिंग तक ले, देन क्या होगा, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई होगा, एफ एस। जैसे एफ एक्सटर्नल क्या होगा, ग्रेटर होगा एफ लिमिटिंग से, देन क्या अप्लाई होगा, एफ के। यही बताया गया था ना कंडीशन, एफ एस और एफ के लगा अप्लाइड होने का। बोलो, इसको लिख देते हैं हम साइड में, फिर से रिपीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से तो वो सब जरूरत पड़ेगा ही, फिर से वही सब देखना पड़ेगा तुम लोगों को कि स्टैटिक लग रहा है या काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। थोड़ा सा याद है, कोई ग्राउंड है, ग्राउंड पर किसी ब्लॉक को रख दिए, इधर लगा रहे हैं एफ एक्सटर्नल, इधर अप्लाई होगा कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स होगा ना। इफ एफ एक्सटर्नल इज लेस या इक्वल टू एफ लिमिटिंग, देन क्या होगा, देन क्या होगा, एफ इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना होगा, एफ एस हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना, बोलो, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना होगा, एफ एस हो जाएगा ना स्टैटिक फ्रिक्शन। और इफ एफ एक्सटर्नल
बोलो, बोल का नहीं रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। एफ लिमिटिंग, देन एफ इक्वल क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा ना, बोलो। और ये एफ के का वैल्यू कितना होता था, म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन था। और एफ एस का वैल्यू कितना होता था, एफ एस का वैल्यू कितना होता था, म्यू, दो धापड़ देंगे ना, साफ दिमाग का ठीक लगा देंगे, समझ जाना। एफ एस का वैल्यू निकालने के लिए कहाँ फॉर्मूला आया था निकालने के लिए एफ एस का वैल्यू का, वो तो बताया गया था ना कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। अरे गधा है सब कहीं के, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक्स में है, क्यों, क्योंकि नीचे का पीछे की तरफ कोई तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाइड हो रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो जितना ए उतना ही है ना, दो धापड़ देंगे सारा दिमाग का ठीक लगा देंगे। किसके इक्वल होगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल हो जाएगा ना। एफ लिमिटिंग का वैल्यू था ना, एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, इतना जल्दी भूल जाते हो, समझ में आया। अरे स्टैटिक कब तक ले रहेगा, जितना 10 न्यूटन इधर लगा होगा तो ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, 10 न्यूटन लगाने के बाद भी नहीं मूव कर रहा, इसका मतलब 10 न्यूटन पीछे की तरफ लग रहा होगा, तभी तो नहीं मूव कर रहा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू एफ एस इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। और ब्लॉक मूव करने लगा, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो तुम्हारा क्या होगा, वो छोटा हो गया उससे, इसलिए वो मूव करने लगा ब्लॉक। तो वही कंडीशन तुमको बताया गया, इतना जल्दी भूल जाते हो। एफ एस लिखा हुआ था इसलिए म्यू एस इंटू एन ना, अब म्यू के लिखा हुआ क्या बोलते हैं, एफ के लिखा हुआ इसलिए म्यू के इंटू एन। वाह दिमाग, वाह फॉर्मूला। उस दिन उतना तोता जैसे रटवाए थे कि गलती से मत गलती करना है सब चीजें। एफ एस अलग चीज होता है। चलो अब देखते हैं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सिंपल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन अगर देखें तो मान लें कि कोई ब्लॉक है, ठीक है ना, और ये ब्लॉक क्या हुआ है, एक ग्राउंड पर रखा हुआ है और क्या है, रफ सरफेस है, क्या है, रफ, और इस पे लगाएं एक फोर्स, कौन सा, एफ एक्सटर्नल, ओके, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, एफ एक्सटर्नल अप्लाई किए। और स्टैटिक है तो ब्लॉक मूव करेगा, नहीं करेगा ना, अभी सिचुएशन में ग्राउंड पर रखा हुआ तो नहीं मूव करेगा। तो इधर की तरफ क्या अप्लाई हो रहा है, वहाँ इधर की तरफ आएगा एफ एस, और एफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा बट डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। बताओ ब्लॉक मूव किया, डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, 0 रहा। डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। वर्क डन बाई क्या निकालोगे, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन निकालोगे तो कितना होगा, एफ एस डॉट डी एल वेक्टर। एफ एस तो चलो ठीक है, वो पता हो गया कि हाँ एफ एक्सटर्नल है ना, वो तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना मिला है, 0। तो कितना होगा वर्क डन बाई, यहाँ पे 0 हो गया, हुआ कि नहीं। तो तुम सोचो एक चीज़ और यहाँ पे हम तो लोग डिफाइन करते हैं, थोड़ा हटाओ, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा हटा, एफ बी डी बना के हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जब ब्लॉक का एफ बी डी बनाए तो ब्लॉक के एफ बी डी पर स्टैटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है ना। ब्लॉक, इस ब्लॉक का नाम रख लो, मतलब ये ब्लॉक नाम रख लो, ठीक है ना। तो एफ एस कितना लगा, इधर की तरफ लगा, इधर की तरफ एफ एक्सटर्नल। मैग्नीट्यूड तुमको पता चल गया, इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यहाँ पर वर्क डन बाई, अगर वर्क डन बाई डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ये लिख दिए ताकि ब्लॉक का हम लोग निकाल रहे हैं, ए से कितना हो जाएगा, एफ एस डॉट डी एल वेक्टर हो जाएगा। एफ एस का वैल्यू, एफ एक्सटर्नल तुमको पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, तो इसलिए ओवरऑल कितना मिला, 0। अगर ग्राउंड पे भी तो क्या लग रहा है, ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, ग्राउंड पे लगेगा कि नहीं, उस पर फ्रिक्शन फोर्स, और उस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ एस। क्या ग्राउंड मूव कर रहा है, ग्राउंड में नहीं मूव कर रहा है, नहीं ना, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन है एक दूसरे के बीच में, नहीं है ना। तो यहाँ भी जब निकालोगे तो यहाँ भी वर्क डन बाई कितना निकालो, एफ एस का वैल्यू तुमको पता है, वर्क डन बाई एस ग्राउंड, एस जी लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये ग्रेविटी मत समझना। वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर ग्राउंड, ग्राउंड के लिए, तो कितना हो जाएगा, एफ एस डॉट डी एल वेक्टर। एफ एस तो पता है कि एफ एक्सटर्नल है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो कितना मिला, 0। तो यहाँ पर अगर देखा जाए वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन, नेट वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन,
एस नेट, ठीक है, नेट अगर देखा जाए थोड़ा सा अच्छे से लिखना, ठीक है ना, नेट। तो नेट कितना होगा, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक ए और वर्क डन बाई ग्राउंड, होगा कि नहीं, कितना मिला 0 + 0, किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों तो इक्वल 0 है ना, तो कितना आया 0। तो यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कितना आया 0 आया, आया ना, यहाँ पे कितना मिला हमको 0 मिला। अब देखते हैं आगे के रिजल्ट। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लॉक ऐसा ही रहता है, ऐसा ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अभी अलग अलग तरह का तुम लोग 2D क्या बोलते हैं 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ाए थे ना, 2 ब्लॉक सिस्टम वगैरह तुम लोगों को, तो 2 ब्लॉक सिस्टम में देख रहे थे ना तुम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह कैसे लग रहा था वहाँ पे। तो अगर उस तरह का सिचुएशन अगर तुमको दे दो, फिर वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कितना नेट मिलेगा, बस यही हम लोग को चेक करना है। समझ में आया यहाँ पे कैसे निकल रहा है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई दिक्कत, एनी डाउट, नोट डाउन। लिख लिए, लिख लिए हो तुम लोग, इरेज कर दें। चलो तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन में देख रहे थे। अब देखो कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। मान लो कि जैसे एज एग्जाम्पल टू ब्लॉक सिस्टम ले रहा है, ठीक है ना, 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ाए थे ना। मान लो कोई ब्लॉक ऐसे है, ऊपर में एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, ओके, छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है। मान लो कि नीचे में जो है स्मूथ है, क्या है स्मूथ है, ऊपर में क्या है रफ सरफेस है, दोनों के बीच में कनेक्टेड है। इस पे लगाया है हम एक्सटर्नल फोर्स कितना F, ठीक है ना। ये अभी वाली ब्लॉक जो है तुम्हारा T = 0 पोजीशन पे है, ठीक है ना। अब नीचे में स्मूथ है, ब्लॉक को हम F फोर्स लगाए तो ये तो ऑब्वियस है कि ब्लॉक मूव करेगा, स्मूथ है तो करेगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा कि नहीं मूव करेगा। बोलो फ्रिक्शन लगता है तभी तो ब्लॉक नहीं मूव करेगा ना। स्मूथ रहता हो तो ऑब्वियस है कि उस ब्लॉक पर थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब तक ले फ्रिक्शन लगेगा तो वहाँ पे कंडीशन देखना पड़ेगा। मान लो कि ब्लॉक को हम ब्लॉक थोड़ा देर बाद यहाँ पे चला गया, ठीक है ना, ब्लॉक क्या हुआ यहाँ तक चला गया, ओके। ऊपर में क्या लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए ऊपर वाला ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है मूवमेंट नहीं है, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है मूवमेंट है ना। इस ब्लॉक का नाम ए रख दो, इस ब्लॉक का नाम बी रख दो। मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, कितना हुआ होगा, ए T = T का पोजीशन है, तो मान लो कितना हुआ, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट L हुआ होगा नीचे वाला ब्लॉक का, ऊपर वाला ब्लॉक भी L ही कर रहा होगा, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा होगा। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है यहाँ पे। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लो ब्लॉक T = T पे इस पोजीशन पे चला गया, कोई दिक्कत बताओ। ये ब्लॉक पे है, ब्लॉक जब मूव कर रहा होगा तब फोर्स तो इस पे लग रहा था, ये ब्लॉक कैसे साथ में मूव कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना इसको। इस ब्लॉक को साथ में मूव कराने के लिए क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, इस ब्लॉक पे, ऊपर वाला ये ब्लॉक पे, बता सकते हो कितना, किधर का इस, हाँ F के साइड में इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स Fs लगेगा। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा Fs। बोलो सिखाया गया था ना कि इस ब्लॉक पर फोर्स, जब नीचे वाला ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं तो ऊपर वाला ब्लॉक साथ में मूव करके इस पोजीशन तक पहुंच गया। तो क्यों पहुंचा, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे कौन सा फोर्स सप्लाई हो रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स सप्लाई हो रहा है। समझ में आया। तो इस पर क्या होगा Fs और इधर Fs, ओके। अब बता सकते हो कि इसमें तुम्हारा Fs का वैल्यू कितना होगा, बोलो Fs का वैल्यू बता सकते हो कि Fs का वैल्यू कितना आएगा।
बोलो, दिमाग लगाओ। एफ एस का वैल्यू ऐसे कुछ निकाल सकते हो? अच्छा चलो, हम ऐसे अभी मतलब पूरा डेटा देते हैं तो फिर निकालना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन देंगे, सेम क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है, वहाँ भी निकालना, ठीक है। चलो मान लो कि एल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत, एक्स डिस्टेंस में कर रहा था इसलिए एक्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं दोनों बॉडी पर, ठीक है ना, ए और बी पे भी। तो अगर वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ए ब्लॉक पर देखें तो कितना होगा, कितना ब्लॉक मूव किया यहाँ से यहाँ तक ले, दोनों, अगर ये एक्स मूव किया होगा तो दोनों, तो भी एक्स ही मूव कर रहा होगा ना, ऊपर वाला भी। बोलो, अगर नीचे वाला ब्लॉक एक को उसी पर रखा होगा ना, ठीक। तो वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स उधर और डिस्प्लेसमेंट भी उधर है कि नहीं, ए वाला ब्लॉक पे। तो कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट एफ एस इंटू क्या करोगे, एफ एस इंटू एक्स डायरेक्ट लिख देंगे, हो जाएगा ना वर्क डन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी लिख दें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक बी पे स्टैटिक फ्रिक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, बोलो, हो रहा है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एफ एस वैल्यू तो सेम रहेगा ना स्टैटिक फ्रिक्शन का दोनों पे, या अलग हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो सेम रहेगा ना दोनों ब्लॉक पे। अरे एक क्या समझ नहीं रहे हो क्या तुम लोग, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। दो था पढ़ देंगे ठीक कर देंगे, सेम क्यों नहीं होगा, दोनों ब्लॉक के बीच में क्या हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे लग रहा है ना फोर्स, ऐसे थोड़ा कि यहाँ पे लग रहा है, यहाँ के ले रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं। हाँ तो फिर सब पढ़ाए हुआ लिखपत के बराबर कर रहे हैं नगन का, वहां पे सब चीज नहीं डिस्कस किया गया था, हो गया। अगर नेट वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन अगर देखें, नेट कितना होगा, कितना मिलेगा, एफ एस इंटू एक्स माइनस एफ एस इंटू एक्स, कितना हो गया, जीरो हुआ। इससे क्या पता चला, नेट वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन दिस सिस्टम जो होता है हमेशा जीरो आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेट वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन दिस सिस्टम कितना मिलेगा तुमको, हमेशा जीरो मिलेगा, ओके। भले सिंगल ऑब्जेक्ट के कारण, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण, मतलब अगर सिंगल के कारण निकालोगे तो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा होगा, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी देखो अभी पॉजिटिव आया था नेगेटिव आया था, पिछला केस में वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा था, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो रहा था, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन में भी, तो नेट था ना, वहां भी सिंगल के कारण निकाला तो भी जीरो था ना, नेट भी जीरो था और सिंगल के कारण मिला, तो में भी जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, बट नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन दी सिस्टम, कोई भी सिस्टम के अंदर देखोगे विल भी कितना होगा, विल बी जीरो। ध्यान में रखोगे, जब भी तुमको मान चलिए कि जैसे आगे क्वेश्चन तुमको दिया जाए और वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता हुआ रहेगा, तभी नहीं कि बैठ कर तुम निकालते रहना, क्योंकि तुमको नेट वर्क डन वहाँ पर मिलेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर नेट वर्क डन देखते हैं, तो नेट वर्क डन देखोगे तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता हुआ मिलेगा तुमको, तो मिलता है वो जब उस तरह का सिचुएशन आएगा तो तुमको पहले से पता रहेगा कि नेट वर्क डन तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण तो जीरो ही होता है, तो फिर सिंपल हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर जीरो कर लेंगे, तो बैठ के निकालते रहोगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे तो तुमको प्रूफ दिया जा रहा है ना, समझ में आया, क्लियर। चलो यहाँ तक नोट डाउन करो इसको।
इस पे लगाया 60 न्यूटन फोर्स, ठीक है ना। इसके बीच का म्यू का वैल्यू है जो 0.8 है, ठीक है। कुछ समय बाद ब्लॉक जो है तुम्हारा मतलब इधर की तरफ आ जा रहा है, ठीक है ना। कुछ टाइम टी बाद टी इक्वल टू 0 के यहाँ का पोजीशन है, टी इक्वल टू मतलब टी इक्वल टू 0 में टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। ए ब्लॉक बी ब्लॉक, ओके। फाइंड क्या करना है, फाइंड द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए, ठीक है। सेकेंड में निकालना है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी, वर्क डन बाई एक मिनट, एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ उस पर लग रहा है ना, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए, ओके। ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण निकालना, ठीक है ना। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी और नेट वर्क डन जो निकालना है, फिर 4th नंबर में निकालना है नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। चारों कैलकुलेट करना है। चलो करो, जल्दी सॉल्व करो। सॉल्व करें इसको। कुछ नहीं, तुम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, जब तक एक्सेलेरेशन नहीं आएगा। क्या बोलो, ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दिया हो ना, टी इक्वल टू 3 सेकंड तक ले आने में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या, सबसे मेन जरूरी डिस्प्लेसमेंट ही है कि नहीं। क्वेश्चन नोट कर लिए तुम लोग, बोल क्वेश्चन नोट हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा तब तक, जब तक ना एक्सेलेरेशन ना निकले। तो एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगा, सिस्टम तो साथ में मूव कर रहा है। सिस्टम क्या हो रहा है, अगर नहीं होगा तो चेक कर लो यहाँ पे। क्या कैसे बताया गया था चेक करने के लिए, चेक क्या बोल रहे हो, 4 एक्सेलेरेशन 4 आ रहा है, ठीक है। मान लो कि सिस्टम जो है तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है ना, पूरा सिस्टम। तो कितना हो जाएगा, फोर्स एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 + 5 ए। तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन निकल गया हम लोग का। डिस्प्लेसमेंट निकल रहे, कितना डिस्प्लेस किया होगा। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट लेते समय या तो इस एंड से लेके इस एंड तक लो, नहीं तो फिर फ्रंट वाला ले रहे हो तो यहाँ से लेके फिर यहाँ तक लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये वाला ब्लॉक अगर यहाँ से लेते हो तो यहीं तक ले रहा गया होगा ना, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा कि नहीं। अरे ये वाला गैप जितना होगा उतना ही गैप ये भी तो होगा ना, इतना तो कॉमन सेंस होगा ना, इतना सा CS लगा सकते हो ना तुम लोग। हाँ दे, नहीं समझ पा रहे हो भी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाँ UT + ½ AT² होगा। डिस्प्लेसमेंट x माने इनिशियल कुछ नहीं दिया हुआ तो 0 मान लेंगे, 1/2 4 × 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 दूना 4 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 मीटर। तो कितना x का वैल्यू कितना आया 18 मीटर आया, ओके। जब डिस्प्लेसमेंट इतना आया
तब निकालते हैं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना डिस्प्लेस कर रहा है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स 18 फोर्स तो 60 न्यूटन है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इतना हो जाएगा बस 80। क्लियर। अब स्टैटिक फ्रिक्शन, अब बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, एफ एस जो अप्लाई हो रहा होगा, तो इस ब्लॉक पे एफ एस इधर होगा और इस ब्लॉक पे एफ एस इधर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होगा ना। तो बताओ हमको बताओ यहाँ पे एफ एस का वैल्यू कितना आएगा, एफ एस का वैल्यू निकालो। अरे भूल गए टू ब्लॉक सिस्टम, इसमें तो आधा एक्सेलरेशन, तुमको तो पहले चेक करना चाहिए था ये मूव करेगा साथ में मूव करेगा नहीं, लेकिन हम वो भी हटा दिए क्योंकि उसको चेक करने के लिए तुमको एक दो केस लेना पड़ेगा जो एनएलएम में सिखा रहे थे, बट फिर भी लेके चलो क्योंकि क्वेश्चन स्टैटिक है तो हम मान ले कि चलो सेम वेलोसिटी से दोनों क्या होगा साथ में मूव करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन तो निकालो भाई, एविड क्या क्या थोड़ा हटे, अरे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा एफ एस का वैल्यू, अरे गधा इतना मार मारेंगे ना समझ जाना तुम लोगों, अरे एबिट नहीं बना सकते हो इसका, हाँ तो फिर बना क्या रहा है, यहां से दिख नहीं रहा कि ये ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक भी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इसी डायरेक्शन में है, तो एफ एस इक्वल टू एम इंटू नहीं लिख सकते हो, गधा है सब तुम लोग है। ये ब्लॉक ए है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, इधर एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन एफ एस इक्वल टू कितना लिखोगे एम इंटू ए लिखोगे, एफ एस का वैल्यू कितना है, एफ एस तो निकालना ही है, एम का वैल्यू कितना है 5 है और एक्सेलरेशन कितना आया 4, तो 20 न्यूटन नहीं आएगा, इतना देंगे ना समझ जाना तुम लोग। एनएलएम भूल गए, एनएलएम सॉल्व करके आए तो अब वर्क डन में कितना होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, फ्रिक्शन फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, ये भी ब्लॉक 18 मूव किया होगा ना, तो कितना होगा 20 इंटू कितना 18, कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 360 न्यूटन हो जाएगा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन वो, अच्छा अरे हाँ हम क्या है लिखते जा रहे हैं, सॉरी जूल हो जाएगा 360। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी, बी पे निकालेंगे तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कितना होगा -20 इंटू 18, तो -360 जूल हो जाएगा। नेट अगर वर्क डन देखोगे, नेट पूछ रहा था ना 4th नंबर में, तो ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर आया, ये सेकंड नंबर आया ना, ये 3rd नंबर और 4th नंबर पूछ रहा था ना नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन नेट, तो नेट कितना मिल रहा है, दोनों का ऐड करने पे कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है, लिखवाया गया था वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन नेट ऑन द सिस्टम विल बी क्या 0। क्लियर, नोट डाउन करो जल्दी, एक काम को स्क्रीनशॉट ले लिया, जगह छोड़ देना, घर पे जाके लिखना है, ठीक है, इस सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है, बाकी हम वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, हाँ तो जगह उसके अनुसार आप तुम अपना छोड़ दो, ठीक है, कितना छोड़ना है उसमें। चलो तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन का कंडीशन क्या होता है भैया, कब काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड होता है किसी बॉडी में, कब एक्ट होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसे समझेंगे कि किसी बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड हो रहा है या स्टैटिक फ्रिक्शन। रिया सुनाई दे रहा है तुमको, क्या होगा, कैसे समझेंगे कब काइनेटिक होगा कब स्टैटिक होगा। हाँ, एफ एक्सटर्नल जब एफ लिमिटिंग से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, देन उस समय क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में सिंपल सबसे बेसिक तो इतना पता होगा, कोई बॉडी कहीं ग्राउंड पर रख देते हैं ऐसे, ठीक है, मान लो कि ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है ना, इस पे फोर्स एफ लगाए हुए हैं और ये कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लीजिए किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑब्वियस है कि इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड होगा, एयर ऑफ सरफेस है तो बोलो क्लियर। तो इस डायरेक्शन में अगर देखेगा तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर बात कर लें यहाँ पे, तो अगर एबीडी बना के अगर निकालें तो एफ के, तो तुमको पता है ना कि एफ के निकालने का मतलब म्यू के इंटू एन होता है, ये तो निकाल सकते हो तुम लोग, अपना निकाल लेना म्यू के इंटू एन, ठीक है, नॉर्मल निकाल के क्लियर। नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ पे एम जी हो जाएगा, अरे नॉर्मल कितना होगा एम जी, अरे बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग, क्या हुआ है, हेलो नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, हेलो अभी सही है, सबका सही है, आ रही क्या गई है, एक क्लास में नहीं है क्या, अभी ठीक है ना, साउंड वीडियो सब कुछ क्वालिटी ठीक है, ओके। तो एफ के इस पे किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा एफ के, ठीक है ना। तो एबीडी अगर बनाते हैं तो इधर एफ के, इधर में भी वेलोसिटी से अपना मूव कर रहा है ब्लॉक, ओके। तो यहाँ पे वर्क डन बाई एफ के जब निकालते हैं, मान इस ब्लॉक का नाम ए रख देते हैं, तो ब्लॉक ए रख देते हैं, ठीक है ना। वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर, अच्छा इसमें रुक जाओ, मान लो कि ब्लॉक को कुछ t इक्वल टू 0 का सिचुएशन ही है, तो मान लो कि ब्लॉक कुछ टाइम बाद कहाँ चला गया, इधर चला गया, कोई दिक्कत, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लो कि x डिस्प्लेसमेंट हो गया, फ्रंट से ले रहे हो तो यहाँ से ले रहे हो तो यहाँ तक दिखाना डायग्राम में, ठीक है ना, नहीं कुछ भी, कोई दिक्कत। तो अगर एबीडी बना के लेते हो तो यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए इज इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट x, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, माइनस एफ के इंटू एक्स हो जाएगा, तब माइनस एफ के का वैल्यू म्यू के एम जी एक्स हो जाएगा, या म्यू के इंटू एन एक्स हो जाएगा, जो भी होगा क्लियर। अगर वहीं ग्राउंड का अगर बनाते हैं, ग्राउंड का एबीडी बनाते हैं, तो ग्राउंड का एबीडी क्या होगा, ग्राउंड पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा एफ के, तो ग्राउंड पे काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, तो फिर अब ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा ना, ग्राउंड तो फिक्स है, हाँ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन बाई एफ के ऑन ग्राउंड अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, एफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ओवरऑल वर्क डन। तो यहाँ पे नेट अगर देखें, नेट वर्क डन,
बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कितना मिल रहा है, माइनस म्यू के mgx प्लस 0 आ रहा है। इतना जीरो तो नहीं हो रहा ना, ओवरऑल नेट तो जीरो नहीं बन रहा है यहाँ पे, नेट वर्क डन जैसे स्टैटिक में बनना था। हाँ, तो इसका मतलब क्या कि काइनेटिक में ऐसा सिचुएशन नहीं होता है कि तुम नेट वर्क डन क्या बोल दोगे कि जीरो होता है, उसमें हो रहा था सिस्टम का। ठीक है ना, क्लियर, इसको नोट डाउन करो, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। इसी में एग्जाम्पल में ही आगे देखना, मान लो कि जैसे 2 ब्लॉक सिस्टम पर हम लोग सिचुएशन को देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, उसमें ज़्यादा हम लोग को समझना है, क्योंकि सिंगल बॉडी पे तो हम लोग ऐसे समझ जाएंगे। मान लो कोई ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, ओके, इसके ऊपर रखा हुआ है। मान लो कि ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मान लो नीचे में क्या है, स्मूथ है। ठीक है ना, स्मूथ ले लेते हैं। ठीक है, इस पर कुछ फोर्सेस लगाया गया अपना, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये ब्लॉक मूव करने लग रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये भी ब्लॉक कुछ वेलोसिटी से ये भी मूव करने लग रहा है। ठीक है ना, या एक काम करो कि ऐसा भी हो सकता है कि इसको मान लो कि भी वेलोसिटी देंगे, कुछ भी वेलोसिटी दिए, जब ये मूव करने लगा तो ये भी ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना सिचुएशन, जैसे ऐसा होता था ना, तुम लोग को ऐसा बताया जाता ना कि 2 ब्लॉक सिस्टम में, कि कोई 2 ब्लॉक सिस्टम है, ऊपर में फोर्स लगाया है तो ये भी ब्लॉक नीचे वाला मूव करता था कि नहीं। तो मान लो कि ये भी ब्लॉक क्या हो रहा है, नीचे वाला मूव कर रहा है। ठीक है ना, साथ में नहीं मूव कर रहा है, कुछ एक्सेलरेशन से अपना अलग अलग मूव करने लग रहा है। ठीक है ना, अलग अलग एक्सेलरेशन से दोनों मूव कर रहे हैं। मान लीजिए इसको स्टार्टिंग में भी वेलोसिटी दिए ऊपर वाला ब्लॉक को। ठीक है ना, ऊपर वाला ब्लॉक को हम भी वेलोसिटी दे दिए, कोई दिक्कत। हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद इसी ग्राउंड पे ब्लॉक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए। ठीक है ना, तो मान लो कि ये वाला नीचे वाला ब्लॉक कुछ यहाँ तक आ गया और ऊपर वाला भी मूव कर रहा था, इसके रिस्पेक्ट में इधर कहीं आ गया होगा कि यहीं पे फिक्स होगा, इधर आ गया होगा ना, कहीं इधर कहीं आ गया होगा, कहीं पोजीशन पे आ गया, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो ये मूव कर रहा है ना इसके ऊपर। अब जैसे मान लो तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन भी तो मूव कर रहा है, लेकिन ट्रेन में तुम दौड़ रहे हो, तो इसका मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगा ना, होगा कि नहीं। हाँ, तो मान लो कि ब्लॉक यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, मान लो कि इस ब्लॉक का नाम ए रखते हैं, इस ब्लॉक को बी रखते हैं। ठीक है ना, तो ए और बी जो है, मान लो कि ब्लॉक ए जो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, एक्स ए। ठीक है ना, ब्लॉक बी जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, एक्स बी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना ट्रेवल कर रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इतना ही डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रेवल हो रहा है ना, एक्स ए माइनस कितना हो जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक्स ए माइनस एक्स बी। क्या निकालोगे यहाँ पर, अगर जो कुछ भी निकालना चाहते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, हाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, किसी के तो लेना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लेना है, जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। तो मान लो कि यहाँ पे एक्स ए माइनस एक्स बी ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, नीचे वाला ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये तुम्हारा ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, कोई दिक्कत होगा ना। तो अगर इंडिविजुअली अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, तो ये बताओ ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है ऊपर में, तो क्या कर लगा, नीचे वाला सिर्फ ऊपर वाला को वेलोसिटी भी दिया गया है ना, तो ऊपर वाला वेलोसिटी भी दिया गया है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर वाला ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, ब्लॉक ए पे काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, बोलो। क्योंकि हाँ, क्योंकि नीचे वाला पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, कुछ भी नहीं लग रहा ना, तो नीचे वाला तो फ्रिक्शन फोर्स के हेल्प से मूव कर रहा होगा ना, तो इसलिए इधर की तरफ एफ के, ऊपर वाला ब्लॉक पे एफ के इधर की तरफ लग रहा होगा, तो नीचे वाला ब्लॉक पे एफ के किधर लगा हो, इधर की तरफ लग रहा होगा ना, बोलो होगा कि नहीं ऐसा सिचुएशन, इस पे क्या लग रहा होगा, बोलो कोई दिक्कत समझने में,
आरोही नहीं है क्या क्लास में? आरोही क्या कर रही है तुम उधर बैठ के? चलो तो चलो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन अभी भी नहीं दिख रहा है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन कौन सा ब्लॉक? मान लो ब्लॉक ए पर निकालते हैं। ओके, एफ के तो निकाल लोगे तुम लोग, एफ के का वैल्यू निकाल लोगे ना? इसके बीच में नॉर्मल फोर्स देख लोगे ना, यहाँ पे हो जाएगा ना एफ के तो निकाल लोगे, म्यू के इंटू एन हो जाएगा। तो मान लो कि फर्स्ट ब्लॉक पर देखा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस एफ के इंटू कितना हो जाएगा? एक्स ए हो जाएगा। अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं? दोनों ये दोनों जो हो रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम सरफेस के बीच में लग रहा है ना दोनों फोर्स। हाँ, सरफेस जब चेंज होगा तब ना हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे जब लोगे तो नॉर्मल तो सेम रहेगा ना दोनों के लिए, तो सब सेम होगा ना तुम्हारा। तो इतना हो गया वर्क डन बाई एफ के ऑन ब्लॉक बी, मतलब बी ब्लॉक पे। तो बी ब्लॉक पे देखोगे तो बी ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट इधर और काइनेटिक फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट एफ के इंटू एक्स बी हो जाएगा ना, क्योंकि ब्लॉक बी जो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है? सिर्फ एक्स बी कर रहा है ना, कर रहा है ना? बोलो हो रहा है कि नहीं इतना? ठीक है, ठीक है। नेट अगर निकालते हो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन नेट, तो कितना हो जाएगा? वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए प्लस वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, कितना बनेगा? यहाँ पे ऐड करोगे तो ए पे कितना हो रहा है? माइनस एफ के इंटू एक्स ए प्लस एफ के इंटू एक्स बी हो रहा है। इसको जब एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना? इसमें से माइनस कॉमन करके बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना? और इसे लिख सकते हैं एफ के इंटू एक्स ए, एफ के तो कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों में सेम सेम है, तो माइनस एफ के कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स ए माइनस एक्स बी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, लिखे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ सीखने को मिला? वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन नेट अगर देखा जाए तो क्या मिल रहा है? माइनस एफ के इंटू एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी हो रहा है कि नहीं? और एक्स ए माइनस एक्स बी क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स ए माइनस एक्स बी जो है तुम्हारा क्या चीज को है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बॉडी ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रिस्पेक्ट में कितना ट्रेवल कर रहा है। तो तुम सोचो, अगर हमको निकालना होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट हमको काइनेटिक फ्रिक्शन अगर निकालना होगा और नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना होगा, तो सिंपली इस ब्लॉक का किसी एक ब्लॉक को पकड़ लेंगे, किसी एक ब्लॉक को पकड़ेंगे, किसी एक ब्लॉक को पकड़ेंगे और फिर उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन देखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन देखेंगे, और फिर उस ब्लॉक का दूसरा वाला जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, होगा कि नहीं? यानी यहां पे बोल सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर? बोलो, कोई डाउट? वो डायरेक्शन वो डिपेंड करता है ना, वो तुम्हारा वो जिस बॉडी का, ये थोड़े बताया गया था कि तुम जैसे किसी बॉडी का वेलोसिटी लेते हो, कोई ब्लॉक है इधर की तरफ v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा ब्लॉक इधर की तरफ v2 वेलोसिटी से, तुमको सिंपल निकालना होता है कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड निकालना, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू, तो सिंपल क्या करते हो? v1 माइनस v2 कर लेते हो। अभी डिफरेंस तुम्हारा क्या हुआ? डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ है? फर्स्ट ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में इधर ही मूव करेगा।
अगर डिफरेंस नेगेटिव आया इसका मतलब फर्स्ट ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में इधर मूव करेगा, सिंपल नहीं होता ना। तो ये माइनस अगर वैल्यू ले रहे हो ऐसा, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया इसका मतलब सिंपल ये है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव आया इसका मतलब पॉजिटिव हो रहा है। समझ में आया? समझे कि नहीं? अरे बोल क्या नहीं रहे हो? हेलो, जल्दी करो। याद रखना इसमें कुछ ऐसा लिख लेना, एक टी इक्वल टू 0 का सिचुएशन है, टी इक्वल टू टी क्या है तो पता चले क्या लिखा हुआ है रेलगाड़ी जैसा बना बना के, और x से माइनस एक्स बी को x ले लो, ठीक है, x से माइनस एक्स बी इक्वल टू एक्स मान लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना माइनस एफ के इंटू एक्स, ओके। चलो हो गया, इरेज कर दें। यहाँ से फाइनली क्या कंक्लूड हुआ कि एक चीज़ तुम लोग देख रहा होगा, एक्स बी, एक्स से माइनस एक्स बी जो है बस सिंपल कुछ नहीं है, ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी पे कितना स्लाइड कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बस उतना ही डिस्टेंस है ना। फाइनली ये जो है क्या आ रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक ए का ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में आ रहा कि नहीं। मतलब अगर यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बीच में हम निकाल रहे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा वर्क डन आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। यानी तुम पीछे वाला भी देखा होगा, जब सिंगल बॉडी के कारण जो निकाले थे तो ओवरऑल नेट वर्क डन आया था माइनस एफ के इंटू एक्स, आया था कि नहीं। वहां भी नेट वर्क डन नेगेटिव बन रहा था, बन रहा था कि नहीं, बोलो, बन रहा था ना वहां पे नेट वर्क डन। अभी भी नेट वर्क डन जो आ रहा है तुम्हारा, वो नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जो आ रहा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये जो एक्स है तुम्हारा, एक्स ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? इतना इतना गैप जो पहले यहाँ पे था, अब ब्लॉक यहाँ पे चला गया, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कितना मूव किया, इतना मूव किया कि नहीं, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव रहेगा ना, ये तो चेंज नहीं होने वाला है, नेगेटिव तो ना होगा ना, क्योंकि तो डिस्टेंस है ना। बोलो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना यहाँ पे। अरे हाँ या ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव आया, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया तुम्हारा, सिंपल माइनस एफ के इंटू एक्स आ रहा है। यानी यहाँ पे हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि किसी दो ब्लॉक के बीच के सरफेस में, तो किसी दो ब्लॉक के बीच में अगर मान लीजिए कि नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो कुछ नहीं करना, इतना दूर तक कहानियां मत रचना। सिंपल क्या करना है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना, दोनों के बीच के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, और क्या करना, माइनस एफ के इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी यार नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट वर्क, नहीं समझ रहे हो तुम लोग, बहुत लोग कंफ्यूज है क्या, बोलो कोई कंफ्यूजन है क्या? बहुत लोगों का देख रहे हैं कंफ्यूजन लग रहा है हमको, ऐसा है क्या कंफ्यूजन? बोलो। देखो सिंगल बॉडी के कारण निकालोगे तो अलग अलग आएगा, सिंगल बॉडी के कारण निकाले तो एक के कारण कितना आया, पॉजिटिव आया, और एक के कारण कितना आया, नेगेटिव आया कि नहीं। बट नेट जब निकाले तो एक के कारण पॉजिटिव आया, एक के कारण नेगेटिव आया हुआ, दोनों का हम लोग ऐड किए, तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम है नहीं कि तुम ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा, इक्वल में ही नहीं जुड़ता। यहाँ पे क्या है, दोनों क्यों नहीं रहना, हाँ हो रहा है, ऐड करोगे तो क्या मिला, ऐड करने के बाद हमारा एक फाइनल रिजल्ट मिल रहा है कि बस फाइनली बस नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन सिर्फ ये डिपेंड करता है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बीच में निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, उतना क्यों हम तामझाम करेंगे, नेट अगर निकालना होगा तो डायरेक्ट एफ के माइनस एफ के इंटू एक्स से, बस ही। तो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं फाइनली हम लोग का, क्योंकि बताओ ये वैल्यू नेगेटिव होगा क्या, पॉजिटिव रहेगा ना हमेशा यहाँ पे, क्योंकि तुम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट यही है ना, एक्स से माइनस एक्स भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव थोड़े होगा। चलो
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है, फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज के बताया जाना, ठीक है ना, समझ में आया। और ये कितना रहेगा, कुछ नहीं करना, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जो जब भी निकालना, नेट कुछ नहीं माइनस जो काइनेटिक फ्रिक्शन उसमें लग रहा होगा माइनस में रख के आई इंटू यहाँ पे रखना क्या चीज़, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। हो जाएगा, नोट डाउन करो इसको जल्दी। हो गया यहाँ तक, इसको लिख लेना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड दैट व्हेन टू सरफेसेस स्लाइड रिलेटिव टू ईच अदर द काइनेटिक फ्रिक्शन डज पॉजिटिव वर्क डन ऑन वन सरफेस, जो एक सरफेस रहेगा उस पर पॉजिटिव वर्क डन होगा, एंड नेगेटिव वर्क डन ऑन अनदर सरफेस। हिंस टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग सरफेस का मतलब होगा जो टच में होगा सरफेस सेस इज क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? ओके चलो इतना नोट करो। और टोटल वर्क डन में स्टैटिक फ्रिक्शन लिखाया गया था, वो कितना था, टोटल वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था, 0 था ना। हाँ तो वो सब भी ध्यान में रखना। चलो जल्दी इसको नोट करो।